नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं दैनिक जागरण में आए कुछ महत्वपूर्ण लेखों के बारे में। उनमें क्या दिखाया गया है हम उस पर चर्चा करेंगे, और अगर होगा उसमें कुछ डाटा वगैरह जानने की ऐसी जानकारी होगी तो हम उसको भी जरूर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे इस वीडियो को और जानते हैं क्या है भारत की नीति निर्णायक मोड़, किस प्रकार से इस हमको भारत की नीति में कुछ सुधार करने की जरूरत है, या फिर जो कुछ अभी नियति है उसके हिसाब से क्या परिणाम निकल रहे हैं उसके बारे में इस लेख में बताया गया है। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देर के। और उससे पहले जान लेते हैं कि आज कौन कौन से लेख महत्वपूर्ण हो सकते हैं। एक तो पहला लेख महत्वपूर्ण हो सकता है दोस्तों, महत्वपूर्ण भारत की नीति में निर्णायक मोड़। उसके अलावा हम जानेंगे तो रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता, आईएनएस विक्रांत के ऊपर यहाँ पर जो दे रखा है कि आईएनएस विक्रांत की क्या है, और आपने न्यूज एनालिसिस वीडियो में भी इसके बारे में जान ही लिया होगा। तो चलिए और उसके आगे देखते हैं स्वदेशी क्षमताओं का प्रमाण विक्रांत या विक्रांत के बारे में और कुछ पृष्ठभूमि है, और जो कुछ अन्य है जैसे कोची शिपयार्ड के में की गई है, और उसके निर्माण जो आईएनएस विक्रांत का 2009 को, और कुछ बातें की गई है पृष्ठभूमि को लेकर ऐतिहासिक। उसके अलावा पानी की कहानी पर जुटे विज्ञानी, जो पानी की है मतलब पानी पृथ्वी पर किस प्रकार आया, कहाँ से आया। अगर बहुत सारी ऐसी थ्योरीज है, जो दो महत्वपूर्ण थ्योरियाँ हैं उनके बारे में चर्चा की गई, जिसमें पहले सिद्धांत में बताया गया था कि पानी की उत्पत्ति पृथ्वी के जन्म के साथ हुई है, और दूसरे में पृथ्वी जो है वो सौर मंडल के बाहर से आया है, कहीं से ऐसा बताया गया है। तो इन दोनों थ्योरी के बारे में यहाँ पर बताया गया है कुछ। उसके अलावा ये है जरूरी निर्णय, इसको देख सकते हैं। पुलिस व्यवस्था में सुधार का समय, इसको हम देखेंगे, इसको भी देख सकते हैं आप। पुलिस और जनता के बीच बेहतर संबंध, पुलिस किस प्रकार से पहले वही ब्रिटिश मानसिकता हमारी है पुलिस की, वो उसमें बताया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पुलिस का लक्ष्य भी उसी तरह बना है जैसे ब्रिटिश पुलिस का। तो इस प्रकार यहाँ पर उसके बारे में कुछ बात की गई है। और यहाँ पर भारत में शेयर के बारे में बताया गया, भारत में शेयर क्रांति की आवश्यकता क्यों है, किस प्रकार से अन्य देश इसका फायदा उठा रहे हैं, ये यहाँ पर चर्चा की गई है। तो इसको भी आप पढ़ना पढ़ सकते हैं इसको भी। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देर किए। हम शुरू करेंगे भारत की नीति में निर्णायक मोड़ से। जानते इसमें क्या लिखा क्या है इसमें, और महत्वपूर्ण जो बातें हैं उनके बारे में हम जानेंगे। तो दोस्तों, कोड में खाज वाली कहावत इस समय पाकिस्तान पर सटीक बैठ रही है। क्योंकि पाकिस्तान पर सटीक क्यों बैठ रही है, क्योंकि पाकिस्तान को वैसे ही आर्थिक व्यवस्था बहुत हालत खराब है उसकी आर्थिक अर्थव्यवस्था की, और ऊपर से जो बाढ़ वहाँ पर आई हुई है और जो दूसरे समस्याएं वहाँ आई हुई है, उससे उसकी हालत कोड में खाज वाली जैसी हो गई है। खस्ताहाल अर्थव्यवस्था के बीच जो विनाशकारी बाढ़, जैसे कि बताया गया है, पतली कर दी उसकी हालत। और जो जिहाद को लेकर उसका जो रवैया है, पर वो अभी भी वैसा का है वैसा ही है, जिसका तस ही बना हुआ है। और जो रूसी फेडरल है, अभी हाल ही में उसने जो सिक्योरिटी एजेंसी है वहाँ की, रूसी फेडरल सिक्योरिटी एजेंसी ने, उसने कैसे आतंकी को पकड़ा था जो भारत पर हमला करने वाला था, और भारत के जो शीर्ष नेतृत्व है उस पर हमला करने की, आत्मघाती हमला करने की तैयारी भी कर रहा था। तो यहाँ पर बात ये उठती कि उसको मदद कैसे मिल रही है। तो उसका पता चला था कि वो आईएस का समर्थक आतंकी है, और उसको तुर्की में ट्रेनिंग मिली थी, और वो भारत में भी उसको यहाँ पर से सामान मिलने वाला था इस पूरी घटना को अंजाम देने के लिए। तो यहाँ पर यह भी पता चलता है दोस्तों किस प्रकार भारत में आतंकवादी गतिविधियां बढ़ रही है, और उसको जो आतंकी संगठन है वो भारत में इसको अपना बढ़ाना चाहते हैं, और लोगों को इसमें शामिल कर रहे हैं उनके ब्रेन वॉश करके। यहाँ पर दोस्तों जो प्रच्छन्न है, राष्ट्र विरोधी, जिहादी, नक्सली, क्षेत्रीय अलगाववादी और विदेशों से वित्त पोषित एनजीओ वो संगठित होने का आभास दे रहे हैं ऐसी घटनाओं से अगर समझा जाए तो। उसके अलावा जो अरब और वेटिकन पक्षधर है, वो वहां से भारत में आबाद धन आता रहा है। यानी जो अरब और वेटिकन के पक्षधर है वो भारत में जो ये आईएस है या फिर आतंकवादी संगठन है, इनको धन मुहैया कराते रहे। इसकी भी जानकारी जो जो अभी के छापेमारों में पता चली, ईडी को और एनआईए को, बिहार में छापे पड़े थे। और जो पीएफआई है उसके उसके भी कई जगहों पर छापे पड़े, तो वहां पर से बहुत सारी जानकारी हासिल हुई है, और 500 करोड़ के लगभग जो धन है उसके बारे में पता चला है कि यहाँ पर अवैध धन अरब देशों से आ रहा है।
उसके ऊपर भी पता लगा है, और जब उसमें जांच हुई है तो वहाँ पर पता लग रहा है कि वहाँ पर भी ये अवैध धन आ रहा है, ये 2 लाख से ज़्यादा खातों में ट्रांसफ़र हो रहा है और फिर इसको एक किया जा रहा है कहीं से, और ये इन आतंकवादियों के वित्त पोषण में सहायता दे रहा है, और इनके ऊपर जो चल रहे मुकदमे हैं उनके उन मुकदमों में भी सहायता कर रहे हैं। ये पैसा ये जो बाहर से आता है उस पैसे से, तो उसको लेकर भी और बहुत सारी जांचें चल रही है, और जो एनआई है वो इसमें तत्परता से लगी हुई है। और यहाँ से हमने देखा किस प्रकार भारत में जो अबाध धन आ रहा है वो इन सबको वित्त पोषित कर रहा है, और जिसके जरिए धार्मिक मतांतरण है उसके भी प्रच्छन्न अभियान चलते रहे हैं और अभी भी चल रहे हैं। और अब जब इन अभियानों पर रोक लगाने की कोशिश हो रही है तो भारत को कमजोर करने वाली ताकतों को परेशानी हो रही है, यानी कि जो ऐसी ताकतें हैं, यानी कि जो चोरी छुपे से काम कर रहे हैं और अब उनके बारे में पता चल रहा है या ऐसी खबरें सामने आ रही है, तो वो अपनी ताकतें, जो ये ताकतें हैं वो परेशान हो रही है और तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। यहाँ पर जो है राष्ट्रीयता का यह जागरण जो है हमारे देश में, वो राष्ट्र विरोधियों का सबसे बड़ा संकट बनने वाला है और बनता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि जो राष्ट्रीयता लोगों में जगने लगी है अपने देश के प्रति और अपने इतिहास के प्रति गौरव जो उनमें जग रहा है, और उसको लेकर जो राष्ट्र विरोधी है वो सबसे बड़ा संकट दिख रहा है, ताकि उनका जो ब्रेन वॉश है या बहलाना फुसलाना है वो उससे प्रभावित होगा, क्योंकि इसी वजह से जो मोदी विरोध शत्रुता की समाय तोड़ रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री जो कि शीर्ष नेतृत्व है उसके ताकि शत्रुता की जो सीमाएं हैं वो तोड़ रहे हैं, ताकि वो अपने जो एम है उनमें सफल हो सके। और एक बड़ा समूह जो सत्ता के हाशिए पर जा रहा है वह हताशा में कुछ भी कर गुजरेगा, ऐसा लेखक कह रहे हैं। यहाँ पर दिखता है कि वैश्विक इस्लामिक परिदृश्य की बात करें तो तुर्की से लेकर पाकिस्तान और मध्य एशिया के स्वतंत्र नव स्वतंत्र देशों तक एक एक इस्लामिक आर्क बनती है। यानी कि तो अगर इसको हम मैप पे देखें किस प्रकार से जो मध्य एशिया से वहाँ पर नौ स्वतंत्र देश है, यानी कि तुर्की से लेकर जो पाकिस्तान और पाकिस्तान से मध्य एशिया के जो नौ स्वतंत्र देश है, किसलिए इस्लामिक आर्क बनता है, यानी पर एक इस्लामिक तरीके का जुड़ाव बन रहा है, लाइन बन रही है। उसको हम अगर देखें तो यहाँ पर मैप पे देख लेते हैं दोस्तों की जो इनके मुख्य उद्देश्य है, किस प्रकार इस पूरे समूह को इस्लामिक बनाना है। तो आप यहाँ पर देखते हैं कि ये अगर अपन मैप पे देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तुर्की है, तो यहाँ पर ये मध्य एशिया के कुछ नौ स्वतंत्र देश हैं। आप देख सकते तुर्की तुर्की से होते हुए ये इराक, ईरान, ये सारे देश। यहाँ पर ये सारे, क्योंकि ये मुस्लिम देश है इसलिए यहाँ पर जो आतंकवादी संगठन है वो इस क्षेत्र में अपने प्रभुत्व को स्थापित करना चाहते हैं, और यहाँ पर जो भारत में भी वो इसी प्रकार का अपना जो धार्मिक कट्टरता उसको फैलाकर लोगों में जो कि है अपनी विचारधारा को फैलाना चाहते हैं। इसलिए जो ऐसे संगठन है वो हमेशा से कोशिश करते आए, और प्राचीन भारत से भी, यानी प्राचीन समय में भी देखें तो भी भारत पर ऐसे जो आक्रांताएं हैं उन्होंने हमला किया है, और अपने जो मजहबी आक्रांता थे उन्होंने अपने जो इरादे थे वो पूरे करने की कोशिश की है, परंतु आज तक वो अपने इस इरादे में सफल नहीं हो पाए। और ये संगठन इसलिए भी है इसलिए भी ये रहते हैं क्योंकि जो यहाँ से आप देख सकते हैं ये पूरे जो इस्लामिक देश है यहाँ पर भारत इनके बीच में बाधा आ जाता है, क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यह कोई धार्मिक कोई स्पेसिफिक धर्म का देश नहीं है, जिस कारण से यहाँ पर इनके बीच में जो है ये एक रोड़ा बन जाता है, भारत एक दीवार के जैसे खड़ा हो जाता है। और ये जो इस्लामिक संगठन है या ये धार्मिक जो संगठन है, इनके धार्मिक आतंकवादी संगठन ये इनके बीच में एक बाधा बनता है, और जिस कारण से यह एक पूरा आर्क नहीं बन पाता है या पूरी एक तरीके से इनका समूह नहीं बन पाता है, जिसके कारण भी भारत हमेशा से इनके सालों से या फिर देखे तो प्राचीन समय से इसके बीच में बाधा बन रहा है, और इसी वजह से
ये संगठन यहाँ भारत में अपने जो इरादे को, यो अपने जो सोच है उसके जो अनुसार यहाँ पर भी अपना जो है इसको भी इस्लामिक देश बनाना चाहते हैं। और इसीलिए भारत में तरह तरह से हथकंडे अपनाए जा रहे हैं आतंकवादियों को, और भारत के जो लोकतंत्र है उसको खत्म कर, या लोकतंत्र को खत्म करके जो अपने अपने जो विचार है और जो अपने कट्टरता है उसको फैलाने के लिए तरह तरह से यहाँ पर वित्त पोषित कर रहे हैं और विदेशों से धन भारत में भेज रहे हैं। और यहाँ पर लोगों को अपने आसपास से एक लॉबी बना रहे हैं और अपने आसपास लोगों को ब्रेन वॉश करके या फिर किसी प्रकार से उनको अपने साथ जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। और इसी में जो भारत की एजेंसियां हैं वो इनको रोकने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। तो इसी प्रकार आप देख सकते हैं कि इसी कारण से भारत जो है 1712 ईस्वी से ही मजहबी आक्रांताओं का निरंतर निशाना बन रहा है, क्योंकि भारत सदियों से इसकी पूर्णता में सबसे बड़ी बाधा बन रहा है और बन रहा है। तो सैन्य शक्ति के रूप में भी उभरने से परमाणु बम के बावजूद और पाकिस्तान एक मजबूर किस्म का देश बनता जा रहा है। ये भी हम देख सकते हैं कि जो पाकिस्तान है वो सैन्य शक्ति और परमाणु बम होने के बावजूद भी कितना मजबूर हो रहा है और कितनी हालत उसकी खराब हो रही है, हम देख ही सकते हैं। क्योंकि जो वह भी है, क्योंकि उसका भी सिर्फ यही है कि वह एक मजहब के रूप में खड़ा है, मजहबी देश के रूप में खड़ा है और उससे आगे नहीं बढ़ना चाहता है। इसीलिए इस मजहब को सिर्फ व्यक्तियों तक छोड़कर एक देश को लोकतांत्रिक या बिना मजहब का बनना पड़ेगा, ताकि वो सबको ले सके, सबको आगे साथ में लेकर आगे बढ़ सके। और जो उसके पाकिस्तान में जो कार्य चल रहे हैं वो अपने विचारों के कारण उसके हालत खराब है और एक मजहबी साम्राज्य बिखरने को है, ऐसा लगता है। इसलिए जो भारतीय मुस्लिम समाज है उसको मुख्य धारा से भटकाने के लिए जो वैश्विक और आंतरिक मजहबी शक्तियां जी जान से जुटी हुई है, ताकि ऐसे व्यक्तियों को अपने साथ लाकर जो जो उनके सपोर्टर हैं वो भारत में एक आंतरिक हलचल मचाना चाहते हैं और शांति को भंग करना चाहते हैं। और जो वैश्विक मजहबी ताकतों को भारत में अपने मजहबी अभियानों में बाधा पहुंच नहीं रही है, इस कारण भी वह बहुत आक्रोश में है और भारत के जो व्यक्ति है उनको अपनी तरफ करके वह आंतरिक तौर पर घुसपैठ करके इसे पूरा करना चाहते हैं। और मजहबी ताकतें चाहे वे तुर्की हो या फिर आंतरिक वामी सांप्रदायिक गठजोड़, भारत को इस अति संवेदनशील काल में भी खलनायक नहीं बना पा रही है। यानी कि वो उसको मतलब कि जिस प्रकार से वो भारत को दिखाना चाहती है, ताकि अगर भारत को जैसा कदम उठाए तो वो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ऐसा दिखा सके, परंतु भारत फिर भी शांति कायम किए हुए और एक साथ लोगों को रखे हुए है। तो राष्ट्रीय नेतृत्व को भी एहसास है कि कोई भी प्रायोजित सांप्रदायिक समस्या देश को भीषण आर्थिक संकट के दायरे में धकेल देगी। इसलिए वह जो है तमाम आलोचनाओं की झेलते हुए भी धैर्य कार्य कर अपने लक्ष्य में डिग नहीं हो रहे हैं, यानी कि धैर्य धारण कर अपने लक्ष्य से भी डिग नहीं हो रहे हैं। इस प्रकार हमें इनसे धीरे धीरे पार पाना है। और निसंदेह आज देश में वही हो रहा है जो कि राष्ट्रीय सशक्तिकरण के लिए आवश्यक है। अनुच्छेद 370 के असंवैधानिक यानी कि संवैधानिक संकट का निराकरण सरल नहीं था, यानी जो अनुच्छेद 370 था उसका जो संवैधानिक संकट था उसका भी निराकरण सरल नहीं था, क्योंकि उसमें बहुत सारी समस्याएं थी, बहुत सारी अड़चनें थी। और जो पाकिस्तान है वो पहली बार अपनी औकात में भी दिखा था, जो सालों से कहता आ रहा है कि आप इसे कर नहीं सकते और धमकियां देता था, वो कुछ नहीं कर पाया। तो यहाँ पर उसकी औकात भी दिखी कि सिर्फ वो धमकियां दे सकता है। और जो नेहरू लियाकत पैक्ट था उसको ध्वस्त करने वाले नागरिक संशोधन कानून, यानी नेहरू लियाकत पैक्ट को ध्वस्त करने वाले जो नागरिक संशोधन कानून है और एनआरसी जैसी महत्वपूर्ण पहल को लेकर हमारी जनता को अपनी सरकार के साथ खड़ा होना चाहिए था। यहाँ पर हर रंगे नेता को तो मिले हैं, जैसे कि अब ऐसा क्योंकि इसीलिए भी जो आज हालतें हैं उनको सुधारने में समय लग रहा है, क्योंकि भारत में हर रंगे नेता मित्र मिले हैं, मगर सामाजिक दायित्वों का निर्वहन कर सकने वाला कोई सशक्त हस्ताक्षर या सशक्त नेता नहीं मिला। और इसी कारण जो धर्म है और संस्कृति वाले भारत में समाज प्रायः नेतृत्व विहीन रहा है प्राचीन समय से।
और कुल मिलाकर अब यह देश के लिए यह कठिन समय है और वैश्विक मजहबी शक्तियां प्रत्याक्रमण कर रही है। हमें धैर्य रखना है और इसीलिए अभी झंझावातों से अपनी कश्ती को निकाल ले जाना ही साध्य होना चाहिए। यानी कि जैसी समस्याएं अभी बन रही है, हमें उनसे कुल मिलाकर बच के निकलना चाहिए, क्योंकि अभी जो शक्तियां हैं बहुत तरह तरह से हथकंडे अपना रही है और यह हमारे देश के लिए थोड़ा कठिन समय है। परंतु एक दिन इन झंझावातों से, इन आंधी तूफानों से पार कर कश्ती को हमें बाहर निकाल कर फिर से एक नए सफर पे निकलना होगा, ताकि हम विकासशील देश से विकसित राष्ट्र बन सके। तो इस प्रकार ये कुछ लेख था। इसमें जो भारत की नियति में निर्णायक मोड़ किस प्रकार से आया है और किसी समस्याएं अभी बनी हुई है हमारे साथ में, उनके बारे में थोड़ी चर्चा की गई थी। उसके अलावा हम अगला जो हमारा लेख है उसको देखेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हमारे दूसरे लेख के बारे में, जानते हैं इसमें क्या दिया गया है। यहाँ पर है दोस्तों पुलिस व्यवस्था के बारे में चर्चा की गई कि सुधार का समय है, क्योंकि पुलिस व्यवस्था में जो सुधार है उनको बहुत ही जो है वो जरूरी हो गए हैं। और एनसीआरबी की जो रिपोर्ट है, हालिया रिपोर्ट, उसमें भी बताती है कि देश में जो अपराधों की संख्या निरंतर वृद्धि हो रही है और अपराध को कई तरीकों से रोका जा सकता है, परंतु पुलिस की सक्रियता का इसमें सर्वाधिक योगदान होता है। कानून व्यवस्था से जो संबंधित है दोस्तों, तमाम कारक भी इसके लिए जिम्मेदार है और ऐसे में पुलिस व्यवस्था में भी सामयिक सुधार होना चाहिए, जो कि पिछले कई दशकों से लंबित है और इसी बारे में यहाँ से विचार किया जाना चाहिए। इसके ऊपर चर्चा की गई है। तो देखा जाए दोस्तों, तो किसी भी देश की जो व्यवस्था होती है, मुख्य रूप से कानूनी व्यवस्था, उसकी नींव पुलिस होती है। हमारे देश में भी समाज की जो पुलिस की महत्वपूर्ण भूमिका है और यहाँ पर मुख्य रूप से जो बात की गई है दोस्तों, वो इसलिए बात की गई है कि जो हमारे पुलिस है वो अभी भी ब्रिटिशकालीन पुलिस व्यवस्था में देश की मांग के अनुरूप सुधार करने में विफल रहे हैं हमारी देश की सरकारें। और जो हाल ही में आई राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की जो रिपोर्ट है, एनसीआरबी की रिपोर्ट है, उस पर गौर करें तो उसमें पता चलता है कि जो देश में अपराध है उन अपराधियों की संख्या में कमी के बजाय लगातार बढ़ोतरी हो रही है। और रिपोर्ट के अनुसार भी पता चला है कि 2020 से 2021 अर्थात एक वर्ष के बीच अपहरण के मामलों में 20% वृद्धि के साथ जो महिलाएं और बच्चों हैं उनके बुजुर्गों के खिलाफ अपराध क्रमशः 15, 16 और 5% बढ़े हैं। और रिपोर्ट के मुताबिक 2021 में जो हर दिन औसतन 82 या 82 लोगों की हत्या हुई है हर दिन। तो आप देख सकते हैं, यह भी एक संख्या के हिसाब से देखा जाए, अगर तुलना की जाए तो ऐसे तो भारत की जनसंख्या बहुत है, पर तो यह भी एक बहुत आंकड़ा है कि 82 व्यक्तियों की हत्या हो रही है। वो मृत्यु से नहीं मर रहे, यानी कि आकस्मिक मृत्यु या फिर जो प्राकृतिक मृत्यु है उससे नहीं मर रहे हैं, जबकि उनकी हत्या हो रही है। तो ये अपराध, इतने अपराधी प्रतिदिन हो रहे हैं और इससे केस बढ़ रहे हैं, क्योंकि इतने केस सोल्व नहीं होते हैं हर दिन। और अपहरण की बात करें तो वर्ष 2021 में देश में हर घंटे 11 से ज़्यादा लोगों का अपहरण भी हुआ है। यानी कि हर घंटे 11 से ज़्यादा अपहरण, तो हो सकते हैं आप 24 घंटे में कितने अपहरण हो गए। और ये आंकड़े बहुत कुछ दर्शाते हैं दोस्तों, और इससे समय की मांग के अनुरूप हमें कार्य करने की जरूरत है। यहाँ पर बढ़ते अपराध के मामलों में दोस्तों शीर्ष राज्यों में हरियाणा आगे आता है, तेलंगाना है और फिर राजस्थान शामिल है। और ओडिशा, हरियाणा और तेलंगाना में ऐसे मामलों में वृद्धि भी देखी गई है, यानी कि इस मामलों में वृद्धि देखी गई है ज़्यादातर, जो पहले से ज़्यादा बढ़े हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली शीर्ष पर रहा है और यहाँ महिलाओं के खिलाफ अपराध की दर 2021 में सबसे अधिक 147.6% भी थी। और दर्ज हुए मामलों में देखा जाए तो दिल्ली शीर्ष स्थान पर रहा है। यहाँ पर एक तरीके से इसको पॉजिटिव वे में देखा जाए तो यहाँ पर पता चलता है कि दिल्ली में सबसे ज़्यादा लोग जागरूक हैं और जो मामले हैं, ऐसे कुछ उनके साथ ऐसी कुछ घटनाएं होती तो वो तुरंत या सबसे ज़्यादा मामले दर्ज कराने में दिल्ली आगे रहा है दूसरे राज्यों शहरों की तुलना में। मैं दोस्तों जानते हैं स्मार्ट पुलिसिंग क्या है और भारत को किस प्रकार से इसकी जरूरत है। तो भारत को एक ऐसी पुलिस, यानी कि ऐसी पुलिस व्यवस्था की आवश्यकता है जो उत्तरदायी भी हो और जवाबदेही हो और आधुनिक जो दौर है उसके साथ उसका सही से उपयोग करके, तकनीकों के साथ एक अपने जो भी कार्य हो सके उसका उसमें उपयोग करके जो केस है या फिर जो भी समस्याएं हैं उनको जल्दी से जल्दी सुलझा सके। इस प्रकार से स्मार्ट पुलिस है।
अब इसका सपना तो 2014 से भी देखा जा रहा है और उससे पहले भी देखा गया है, परंतु आज तक इसकी कोई जांच नहीं हुई या किसी ने इसका पता नहीं लगाया कि स्मार्ट पुलिस कहाँ तक इसका कार्य हो गया है, या स्मार्ट पुलिस बनी भी है या नहीं बनी है। तो स्मार्ट यानी ऐसी पुलिस व्यवस्था जो कठोर लेकिन संवेदनशील, आधुनिक, सतर्क और जिम्मेदार, विश्वसनीय, तकनीकों, क्षमता युक्त एवं प्रशिक्षित हो। यानी कि स्मार्ट पुलिसिंग का अगर आप देखें तो क्या व्यवस्था, क्या विशेषता है और क्या उसके गुण हैं, तो यहाँ पर आपको दिख सकते हैं। और अभी तक तो बस सपना है जो हकीकत का रूप नहीं ले सका, जो बात राष्ट्रीय अपराध रिपोर्ट ब्यूरो की रिपोर्ट ही बताती है। यानी कि जो जिस प्रकार से अपराध बढ़ रहे हैं उस प्रकार से सपना है भारत का देखा गया, हर बार देखा जाता है, हर सरकार बनती है तब देखा जाता है, जो कि फिर से रिपोर्ट में पता चल जाता है कि सपना अभी तक पूरा नहीं हुआ है। और वैसे स्मार्ट पुलिस के स्वप्न को साकार करने के लिए पुलिस नेतृत्व को पूरी शक्ति देनी चाहिए, यानी शक्ति देनी होगी, और जिससे वह अपने तंत्र में सुधार की प्रक्रिया को लागू कर सके, इस प्रकार की शक्तियां भी उनको देनी होगी। और पुलिस को फिर राजनीति से भी बचाना होगा और नौकरशाही उसके चंगुल से भी बाहर निकालना होगा। और जो रोज रोज के हस्तांतरण है या स्थानांतरण है, उनको पुलिस कार्रवाई में राजनीतिक दखल और पुलिस व्यवस्था को बहुत तोड़ा है। और यही वजह है कि पुलिस अधिकारियों की कार्य क्षमता भी प्रभावित होती है इन कारणों से। इसीलिए राजनीतिक हस्तांतरण या फिर राजनीतिक हस्तक्षेप है या स्थानांतरण उनका रोज रोज का उसको रोकना या फिर उसकी प्रक्रिया को थोड़ा ऐसा बनाना होगा ताकि यह हर कोई इसको, या फिर जिससे कि इसका हमारे पुलिस व्यवस्था पर प्रभाव ना पड़े। उसके अलावा मंद कानूनी व्यवस्था जो हमारे देश की हो गई है, क्योंकि न्यायपालिका पर भी काम का बोझ बहुत ज़्यादा हो गया और वो इस बोझ के तले दबी हुई है, क्योंकि हर दिन हजारों केस दाखिल होते हैं और उससे बहुत कम केस सोल्व हो पाते हैं। इसीलिए क्योंकि निचली अदालतें भी 4 करोड़ से ज़्यादा मामले लंबित पड़े हैं, अगर पूरा एक तरीके से आंकड़ा देखा जाए तो। और इन लंबित मामलों की वजह से जो है कि न्यायपालिका को बहुत समस्याएं आ रही है। और जिस प्रकार से एक प्रकार से माना गया है कि 1 लाख नागरिकों पर 222 पुलिसकर्मियों के न्यूनतम मानदंड को तुलना मतलब कि इसको मानदंड रखा गया है कि 1 लाख व्यक्तियों पर 222 पुलिसकर्मी होने चाहिए, परंतु अगर इसकी तुलना करी जाए तो 144 पुलिसकर्मी ही मौजूद है। यानी कि यहाँ पर भी हमारे पास बहुत सारे पुलिसकर्मियों की कमी है और सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, ताकि इससे जो है पुलिस की संख्या बढ़े और जो रोजगार है युवाओं को उसको भी मिल सके सही से। और यही कारण है कि लगभग 90% जो पुलिसकर्मी है वो हर रोज 12 घंटे से अधिक समय तक काम करना पड़ता है उनको। उसके अलावा आगे बढ़े दोस्तों तो पता देखते हैं पुलिस व्यवहार में बदलाव किस प्रकार से ला सकते हैं, किस प्रकार से बदलाव आया है। जो पुलिसता की बर्बरता के बारे में आपने सुना ही होगा, आए दिन खबर आती रहती है कि पुलिस की बर्बरता के कारण ये घटना हुई, इसकी जान गई। परंतु पुलिस की बर्बरता से संबंधित प्रसंग न केवल भारत में बल्कि विश्व में भी फैले हुए हैं और विश्व में देखने को अनेक देशों में देखने को मिलते हैं। लेकिन भारत ने कोरोना काल में पुलिस का मानवीय चेहरा भी स्पष्ट देखा था, किस प्रकार से पुलिस कर्मियों ने लोगों की मदद की थी। खुद के घर पे ना जाकर उन्होंने दूसरों के किसी की पति, किसी के पत्नी, किसी के बेटे बेटी और सबकी मदद की थी। खाना पहुंचाना या लोगों को अस्पतालों में कुछ काम कार्य करना, लोगों को घर पे रखना, इसमें बहुत सारी पुलिस ने जो अपना मानवीय चेहरा यहाँ पर स्पष्ट रूप से उनका दिखाई दिया और जो निस्वार्थ सेवा की पुलिस वालों ने, उसके लिए जो उनका जो एक इमेज बनाई गई थी कि पुलिस बर्बर होती है, उसमें भी थोड़ी धुंधली होती नजर आई है। परंतु कुछ ऐसे कर्मचारी हैं या कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो फिर भी इन सब में दाग लगाने के लिए बैठे रहते हैं। और इसी के साथ अगर पुलिस के साथ साथ राजनीतिक नेतृत्व और दृढ़ इच्छा शक्ति की भी आवश्यकता होगी, क्योंकि सिर्फ पुलिस के मजबूत करने से या फिर पुलिस को सिर्फ अधिकार देने से कुछ नहीं होगा। जो राजनीतिक नेतृत्व है वो मजबूत होना चाहिए और दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए, ताकि लोगों तक हम वो संदेश पहुंचा सके और लोगों को भी इसके बारे में जागरूक कर सके। और पुलिस बल और दोस्तों जो पुलिस बल का गठन है वो जनता की सुरक्षा और सहायता के लिए किया गया था, ना कि उसे अकारण परेशान करने के लिए।
लिहाजा जब तक ऐसी मानसिकता का बीजारोपण नहीं होगा तब तक पुलिस का व्यवहार बदलना कठिन है। यानी कि जब तक हम ऐसी मानसिकता को हमारे सुधारेंगे नहीं, तब तक जो पुलिस व्यवस्था है उसमें भी सुधार होने के बहुत ही कम चांसेस है और बहुत मुश्किल से हो पाएगा और समय इसमें बहुत लग जाएगा। तो इस प्रकार से हमने देखा कि इस प्रकार से पुलिस व्यवस्था में सुधार का समय है और क्या क्या रिपोर्ट के अनुसार, जो एनसीआरबी की रिपोर्ट आई उसके अनुसार क्या क्या आंकड़े हैं और किस प्रकार से हम उन आंकड़ों का विवेचना कर सकते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर पुलिस और जनता के बीच बेहतर संबंध किस प्रकार बनाए जाते हैं उस पर लेख दे रखा है, तो इसको भी आप पढ़ सकते हैं। और शेर क्रांति वाला, इसको भी आप जरूर पढ़ें। पानी की कहानी, इसको भी जरूर पढ़ना है। और स्वदेशी क्षमताओं का प्रमाण विक्रांत, उसके बारे में जरूर पढ़ना है। हालांकि अगर आपको इसके बारे में और अच्छे से जानना है या फिर आज के न्यूज़ के एनालिसिस आपने नहीं देखा है तो आप आज का वीडियो देख सकते हैं, आपको आज हमारे चैनल पर आज मिल जाएगा। तो आज के लिए दोस्तों यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।